राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे 7 भाई और एक बहन की कहानी। क्या रहस्य था बहन की बारात का। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक नगर में विक्रम सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य बहुत ही बड़ा था, चारों तरफ खुशहाली थी। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम अजय सिंह था। दोनों पिता पुत्र बहुत ही प्रतापी थे और उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। राज्य बड़ा था, इसलिए कई राजा उनके राज्य को हड़पना चाहते थे, पर पिता पुत्र की चतुराई और बहादुरी के कारण हार मान जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने टिक जाएं। ऐसे ही एक राज्य के राजा थे राजा नरसिंह। वे बहुत ही चतुर और धूर्त थे, पर बहादुर बिल्कुल भी नहीं थे। राजा नरसिंह के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। राजा नरसिंह ने सोचा, अगर मैं राजा विक्रम सिंह के यहाँ पर संबंध जोड़ लूं तो यह राज्य मैं चतुराई से जीत सकता हूँ। यही सोचकर उन्होंने अपनी एक नाई को रिश्ता लेकर, जो उस समय शादी विवाह के लिए नाई और पंडित ही जाते थे, सब कुछ उन्हीं के द्वारा तय किया जाता था। राजा नरसिंह ने अपने नाई के द्वारा अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव राजा विक्रम सिंह के यहाँ भेजा। राजा विक्रम सिंह बहुत खुश हुए, क्योंकि राजा नरसिंह का भी काफी नाम था और उनकी कन्या अति सुंदर थी जिसका नाम वीरावती था। उसके गुणों का वर्णन चारों तरफ फैला हुआ था। राजा विक्रम अपने पुत्र अजय सिंह के लिए यह रिश्ता पाकर बहुत खुश हुए और शादी के लिए तैयार हो गए। जब शादी की सारी बातचीत हो गई तो राजा नरसिंह ने अपने यहाँ शादी और बारात लाने के लिए कुछ शर्तें रखी। राजा नरसिंह ने ब्राह्मणों द्वारा संदेश भिजवाया कि हमारे यहाँ पर बारात में 989 लोग आएंगे और एक ही रंग के वस्त्र होंगे, एक ही जैसे होंगे। या तो बच्चे होंगे बारात में, या बूढ़े, या फिर 989 जवान होंगे। एक जैसे ही सवारी पर आएंगे, या तो 989 घोड़े हों या फिर 989 हाथी होंगे, और सबके वस्त्र भी और पगड़ी एक जैसी होगी। राजा विक्रम सिंह यह शर्त मान लेते हैं और तय हुआ कि 989 जवान ही जाएंगे बारात लेकर। अगर बच्चे गए तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि दूल्हा तो बड़ा होगा, और अगर बूढ़े गए तो वहां पर कोई परेशानी हुई तो बूढ़े लोग परिस्थितियों को कैसे संभालेंगे। जवान तो लड़ सकते हैं। यही सोचकर राजा विक्रम ने हाँ भर दी और सारे बाराती जवान ही जाएंगे, और सभी जवान 989 घोड़े पर सवार होकर गेरुए वस्त्र धारण करके ही जाएंगे। तो बारात बड़े धूमधाम से सजकर तैयार हो गई। 989 घोड़ों पर 989 जवान गेरुए वस्त्र पहनकर सभी रंग के एक जैसा स्वाफा बांधकर चल दिए। जब बारात आधे रास्ते पहुंची तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी घास काट रहा था। वह एक ही रंग के जवानों को देखकर पूछ बैठा, बेटा क्या है यह तो किसी की बारात लग रही है, गाजे बाजे के साथ जा रही है तो देखकर ऐसा लग रहा है, पर यह क्या? बारात में ना तो कोई बच्चा है ना कोई बूढ़ा है, और सब एक ही रंग के वस्त्र पहनकर एक ही जैसी सवारी पर क्यों जा रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? यह कैसी अजीब सी बारात है, मैंने आज तक ऐसी बारात नहीं देखी। तब बारातियों ने बताया, बाबा यह राजा विक्रम सिंह के पुत्र राजकुमार अजय सिंह की बारात है और राजा नरसिंह के यहाँ पर जा रही है। उन्होंने शर्त रखी थी कि 989 लोग बारात में आएंगे, सब एक रंग के वस्त्र पहनकर आएंगे, या तो फिर सब जवान होंगे, या फिर सब बूढ़े, या फिर सब बच्चे। अब बूढ़ा व्यक्ति समझ गया कि कहीं कोई गड़बड़ है, यह राजा नरसिंह की चाल भी हो सकती है। राजा विक्रम सिंह बहुत ही दयालु राजा थे और किसानों की बड़ी सहायता करते थे। सो बूढ़े
पर भी राजा के बहुत से एहसान थे। तो बूढ़े बाबा ने सोचा, मुझे इनके साथ जाना चाहिए और इनकी सहायता करनी चाहिए। बूढ़े ने फिर बारातियों से कहा, बेटा, अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो तुम्हें सूझबूझ कौन देगा? तुम्हारे साथ तो कोई बुजुर्ग भी नहीं है। तो बारातियों ने कहा, बाबा, बस भगवान का नाम लेकर जान हथेली पर लेकर जा रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटा, मेरा कहना मानो। तुम लोगों के पास कपड़े तो होंगे, उसकी एक झोली बनाओ और उसमें मुझे डाल दो और फूलों की टोकरी मेरे ऊपर छुपा दो। मुझे अपने साथ लेकर चलो, मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग तो इस बात को स्वीकार कर रहे थे, पर कुछ लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे कि बाबा को ले जाना ठीक नहीं रहेगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि बाबा को ले जाना ठीक रहेगा, यह तो बहुत दुबले पतले और छोटे से हैं, सबको लगेगा घोड़े पर कुछ सामान है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और यह हमारी सूझबूझ में हमारी सहायता भी कर सकते हैं। बारात चल दी, बाबा को एक झोले में डाल लिया और ऊपर से फूलों से रंग दिया। जब बारात राजा नरसिंह के नगर में पहुंची तो क्या देखते हैं, पूरा गांव एक ही रंग से रंगा हुआ था। सभी के दरवाजे पर मंडप बने हुए थे। उनमें कौन सा घर राजा नरसिंह का है, पता लगाना बारातियों के लिए मुश्किल हो रहा था। अब वो सोचने लगे किसके दरवाजे पर जाएं। तभी बूढ़े बाबा ने बताया कि जोर से बाजा बजवाओ। बाजे की आवाज सुनकर बच्चे जरूर इकट्ठा होंगे और जब बच्चे इकट्ठा हो जाएं तो अपने साथ लाई हुई मिठाई में बच्चों को बांट देना। जब बच्चे मिठाई लेकर उत्साहित हो जाएं तो उनसे पूछ लेना, राजा नरसिंह का दरवाजा कौन सा है। अब बारातियों ने बाबा के कहे अनुसार ऐसा ही किया। तेज आवाज में बाजा बजाया गया, बच्चे इकट्ठे हुए और उनमें मिठाई बांटी गई। और जब बच्चे उत्साहित हुए तो उनसे पूछा गया, राजा नरसिंह का दरवाजा कौन सा है। तो बच्चों ने बताया, जिस दरवाजे पर सोने का खंबा है वही राजा नरसिंह का महल है। नगर के दक्षिण दिशा में सोने के खंबे वाला महल था। अब बूढ़े बाबा ने कहा, बस बेटा, यहीं पर बारात रोक दो और नरसिंह का महल यही है। वहीं बारात रोक दी गई और अब पक्षने की बारी आई। नाउन आई आरती का थाल लेकर और चलती गई। 989 लोग एक जैसे, किसको परछे किसकी आरती उतारे उसको समझ नहीं आ रहा था। दूल्हा कौन सा है, बार बार आके फिर चली जाती, किसको परखे उसकी समझ में नहीं आ रही। दूल्हा कौन सा है, कैसे उसकी आरती उतारे, कहीं गलत आरती उतार दी तो राजा के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। अब महल पर की जो छत पर बैठी दुल्हन, जो राजकुमारी थी, सब देख रही थी। दुल्हन बहुत ही विद्वान थी। दुल्हन ने तांत्रिक विद्याएं भी सीखी हुई थी। सो अपनी विद्या से उसने पता लगाया कि दूल्हा कौन सा है। उसने एक गाने के द्वारा नाउन को इशारे से बता दिया, 989 लोग इकवा रंगना, इकवा रंगवा नान पिछवा, फकीर मोर कलावेला। इकवा यानी जो पीछे है वही दूल्हा है। न समझ गई और सबसे पीछे जाकर नाउन ने दूल्हे के आरती उतार कर चली गई। अब उनके आवो भगत की तैयारी होने लगी और उन लोगों को एक बोझ गन्ना चूसने के लिए दिया गया और कहा कि सभी बारातियों को गन्ना चूसना है। अगर उनसे छूट गया तो सब बारातियों का कत्ल कर दिया जाएगा। सभी बाराती यह सुनकर हैरान और परेशान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे एक गट्ठड़ गन्ने को हम चूस सकते हैं। जब कुछ समझ नहीं आया तो बारातियों ने बाबा को जाकर सारी बात बताई। बाबा ने उनसे कहा कि चारों तरफ से घेराबंदी लगा दो और बीच में से 50 जवान जाओ और जंगल में ले जाकर ये गट्ठड़ हाथी के झुंड के आगे डाल देना। जब बारात आ रही थी तो मैंने जंगल के रास्ते में हाथियों के झुंड को देखा था।
इसी तरह से सारी तैयारियां हुई। चारों तरफ से बाराती झुंड सा बनाकर खड़े हो गए। बीच में से 50-50 बाराती जाकर हर बार नए बाराती जाते और गन्ना फेंक कर आ जाते। इस तरह से थकान भी नहीं हुई और सारे बारातियों ने वो गन्ने हाथियों को खिला दिए और नगर में किसी को पता भी नहीं चला। सारे नगरवासी हैरान हो रहे थे कि एक गट्ठड़ गन्ना एक एक बाराती ने भला कैसे चूस लिया। अब खाने का समय हो चला था और राजा नरसिंह ने एक बार फिर से चाल चली। एक एक बकरा और एक एक मन आटा एक एक आदमी को दिया और कहा, इसे खाओ और थोड़ा सा भी बच गया तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। सभी ने फिर से बाबा से पूछा, बाबा बताओ अब क्या किया जाए। बाबा ने कहा, बेटा वह खड़ा गोहरा देख रहे हो ना, उसमें आग लगा दो और बकरे के 2 टुकड़े करके नमक पानी में उबाल दो। आटे की लोइयां बनाकर उसी जलते हुए आग में फेंक दो। आटे को पूरा जला दो और बकरे को काटो, नमक डालकर पानी में उबाल लो और बाकी बचा हुआ नगर के कुत्तों को खिला दो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। फिर बारातियों ने जैसे बाबा ने कहा वैसा ही किया। सारे नगरवासी हैरान हो गए, बारातियों की चतुराई से परेशान थे कि हम तो इनकी हत्या करना चाहते हैं पर यह बार बार बच जाते हैं। अब उनमें से किसी नगरवासी को शक हुआ कि जरूर इनके साथ कोई बुजुर्ग है, नहीं तो जवानों में इतनी समझ कहाँ होती है। बाबा यह बात समझ गए कि अब उनको पता चल गया है इनके साथ कोई बुजुर्ग है, तो बाबा ने उनसे कहा, जल्दी से एक खड्डा खोद दो और मुझे उसमें दबा दो और ऊपर से दरी बिछा दो, पर हाँ एक सुराख ऐसा छोड़ देना जहां से मैं सांस ले सकूं और तुम लोगों से बात कर सकूं। बारातियों ने वैसा ही किया। बाबा को खड्डे में दबा दिया और ऊपर से दरी बिछाकर बैठ गए। राजा नरसिंह के 7 पुत्रों हाथ में तलवार लेकर ढूंढने लग गए कि हो सकता है बारातियों के साथ कोई बुजुर्ग जरूर हो, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इतने में ही बाबा ने किसी बाराती से कहा कि जाओ दूल्हे को जल्दी से मंडप में भेज दो। दूल्हा मंडप में बैठ गया और अच्छे से शादी भी संपन्न हो गई। 7 राजकुमार बाबा को ढूंढते रहे पर बाबा उन्हें नहीं मिला। जब तक वे उन्हें ढूंढने में लगे रहे उधर शादी हो गई। अब दूल्हा कोहबर में गया। बाबा ने कहा, अब तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ जो बाराती थे और अपनी अपनी जान बचाओ, क्योंकि अभी सब विदाई करने की तैयारी में लगे हैं, इसलिए नजर बचाकर निकल जाओ, क्योंकि सब लोग विदाई में लगे रहेंगे और तुम चुपचाप अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओगे। बारातियों ने कहा, बाबा पर राजकुमार का क्या होगा, राजकुमार तो कोहबर में गए हुए हैं। तो बूढ़े बाबा ने कहा, राजकुमार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अब 7 फेरे हो गए हैं। अगर राजा नरसिंह के पुत्र राजकुमार को कुछ भी कहेंगे तो राजा की बेटी वीरावती आगे आ जाएगी, वह अपने पति की रक्षा करेगी। तुम लोग यहाँ से फटाफट निकलो, नहीं तो तुम किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाओगे। बाबा की बात सुनकर सारे बाराती बाबा का धन्यवाद देकर वहाँ से चुपचाप निकल गए। तभी बाबा खड्डे से आवाज देकर बोलते हैं, हमारे यहाँ पर प्रथा है कि कोहबर में 9 महीने तक रहते हैं दूल्हा दुल्हन, उसके बाद ही विदाई कराकर लड़का अपने घर दुल्हन को लेकर जाता है। सब लोगों को यह आवाज सुनाई दी। उन्हें समझ में आ गया कि अभी सारे बाराती बैठे हुए हैं। उन्हें क्या पता था कि बाबा खड्डे के अंदर से बोल रहा है। सारे बारातियों को निकाल दिया और वो निश्चिंत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो 7 राजकुमार सोचते हैं कि इन बारातियों को देखेंगे, इनके यहाँ पर तो प्रथा है ना 9 महीने तक कोहबर में रहने की, तो दूल्हा तो यहीं पर रह जाएगा, बारातियों को हम थोड़ी देर में निपटा देंगे और दूल्हे का भी अपनी बहन से नजर बचाकर किसी समय भी इसका काम तमाम कर देंगे। उधर बाबा थोड़ी देर खड्डे में बंद रहने के बाद दम घुटने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बाबा ने अपनी स्वामी भक्ति निभाते हुए
सारे बारातियों का प्राण बचा लिए, पर दूल्हा वहीं रह जाता है। इधर जब शादी संपन्न हुई तो दुल्हन के सातों भाई सारे बारातियों को ढूंढ रहे थे, पर बाराती तो वहां से सब निकल चुके थे। वे हाथ मलते हुए रह गए। उधर जब बाराती अपने नगर में राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचे और अजय सिंह का जो घोड़ा विक्रम सिंह को सौंपते हुए कहा कि हमारे साथ महाराज धोखा हुआ है, तो राजा कहने लगे कैसे? तब बारातियों ने बताया कि कैसे हम एक बाबा के कारण जान बचाकर आए हैं और राजकुमार अजय सिंह वहीं कोबर में रह गए हैं। विक्रम सिंह ने जब यह सुना तो उनकी क्रोध के कारण आंखें लाल हो गईं, परंतु साथ ही साथ अपने बेटे का दुख भी था। अब वह कुछ नहीं कर सकते थे, बस दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। इतना तो उन्हें विश्वास था, उनका पुत्र इतना प्रतापी है कि राजा नरसिंह की सारी सेना का अकेला मुकाबला कर सकता है। बस अपने पुत्र के लौटने की आस में राजा विक्रम सिंह अपने दिन काटने लगे थे। राजा नरसिंह के महल में राजा नरसिंह और उसके सातों पुत्र बस यही मौके की तलाश में रहते कि वह कब राजकुमार अजय को मौत के घाट उतारकर उसके राज्य पर कब्जा करे। पर बहन वीरावती के सामने वे सातों राजकुमार कुछ नहीं कर पाते थे। वो इतने निर्दयी थे कि उन्हें अपनी बहन के सुहाग की भी तनिक भी चिंता नहीं थी। एक दिन उन्होंने चाल चली और राजा नरसिंह के पुत्रों ने कहा कि चलिए जीजाजी, शिकार खेलने चलते हैं। शिकार खेलने के बहाने सातों भाई राजकुमार अजय सिंह को लेकर जंगल में चले जाते हैं। वहां उन्हें घेर कर सातों राजकुमार मार डालते हैं और उनके पार्थिव शरीर को एक पेड़ पर टांगकर घोड़ों को लेकर वहां से चल देते हैं। जब वो महल में पहुंचते हैं तो उनकी बहन उनको दरवाजे के पर कुएं के पास खड़ी मिलती है। उनके कपड़ों पर रक्त लगा हुआ था। रक्त को देखकर बहन वीरावती बोलती है, भैया तुम्हारे कपड़ों पर रक्त कैसे लगा हुआ है? तो सातों भाई बोलते हैं, शिकार करते समय शेर का खून उनके कपड़ों पर लग गया है और बहन थोड़ा पानी डाल दो, हमारे कपड़े धुलवा दो। बहन वीरावती कुएं से पानी खिंचवाकर उनके कपड़े धुलवाती है और बोलती है, भैया तुम्हारे हाथों में भी रक्त लगा हुआ है, इसे भी साफ कर लो। उसे क्या पता था जिस रक्त को वह साफ करवा रही है वह उसके पति का ही रक्त है। फिर वह थोड़ा पीछे झांक कर देखती है तो अपने भाइयों से अपने पति के लिए पूछती है, क्योंकि वह उसे कहीं नजर नहीं आते। वह अपने भाइयों से अपने पति के बारे में पूछती है, भैया मेरे पति कहाँ रह गए, उन्हें कहाँ छोड़ा? तब उसके सातों भाई बोलते हैं, वह शेर के पीछे तनिक आगे तक निकल गए हैं, तुम्हारे लिए शेर की खाल लेकर आएंगे। धीरे धीरे रात होने लगती है। वह फिर अपने भाइयों से पूछती है, भैया वो तो अभी तक नहीं आए, तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा? तो भाई झुंझलाकर कहते हैं, जाओ खुद ही ढूंढ लो। और अब राजकुमारी वीरावती परेशान हो जाती है और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके सभी भाई अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं और अपने बहनोई को मारने की बात अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं। उनमें सबसे छोटे भाई की जो पत्नी होती है उसको यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वह बोली, तुमने बहुत बुरा किया, तुमने तो बहुत अनर्थ कर दिया, तुम लोगों ने अपनी बहन के सुहाग को उजाड़ दिया, तुम्हें तनिक भी लाज नहीं आई। इस पर उसके भाई ने उसको सख्त हिदायत दी, यह बात तू अब मेरी बहन को नहीं बताएगी। पर छोटी वाली भाभी को अपनी ननंद से बड़ा लगाव था। वह सातों भाइयों के सोते ही दबे पांव अपनी ननंद के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर देखती है कि उसकी ननंद वीरावती फूट फूट कर रो रही है। उसने अपनी ननंद को जाकर बताया कि तुम्हारे पति को तुम्हारे सातों भाइयों ने मार डाला है। यह सुनकर वीरावती जोर जोर से रोने लगी और बोली, भाभी मैं गर्भवती हूँ, मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी? बिना बाप के बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है, यह मेरे भाइयों ने क्या कर दिया? तब उसकी भाभी कहती है,
ऐसे ना बोलो वीरावती। अगर तेरे भाइयों को पता चल गया कि तू गर्भवती है तो तेरे साथ साथ इस गर्भ में पल रहे बच्चे को भी वो मार देंगे। तू यहाँ से अपने प्राण बचाकर भाग जा। इतना कहकर उसकी भाभी ने अपने गहने और कुछ सोने की मोहरों की पोटली बनाकर वीरावती को देते हुए कहा, वीरावती ये गहने ले और यहाँ से भाग जा। और उसने अपनी एक नौकरानी को भी वीरावती के साथ भेज दिया और नौकरानी को भी गहने देकर उससे कहा कि तू इसे इसकी ससुराल पहुंचा देना और तू भी इसकी ससुराल के पास ही किसी गांव में बस जाना। अब जो वीरावती अपनी भाभी के गले लगकर वहां से निकल गई, दासी ने वीरावती को अपने कपड़े पहनाकर अपनी बेटी बनाकर वहां महल से बाहर निकाल लिया। राजमहल के प्रहरियों को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने दासी के कपड़े पहने हुए थे। महल से बाहर निकलकर वीरावती अपनी दासी से कहने लगी कि मुझे पहले जंगल जाना है जहाँ पर मेरे भाइयों ने मेरे पति को मारकर डाला हुआ है। वे दोनों जंगल में पहुंचती हैं तो उसने देखा उसके पति की देह एक पेड़ पर लटकी हुई है। उसने दासी की मदद से अपने पति की मृत देह को नीचे उतारा और विलाप करने लगी। दासी ने वीरावती को समझाया, वीरावती अब तुम्हारे भाइयों को अब तक तुम्हारे महल से जाने की खबर मिल गई होगी। वह तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। यह सुनकर वीरावती ने अपने आप को संभाला क्योंकि उसे सिद्धियां प्राप्त थीं, तो वो ध्यान लगाकर बैठ गई। उसे ध्यान से पता चला कि उसके पति की अकाल मृत्यु हुई है, अभी उसका जीवन शेष है। यह जानकर वीरावती थोड़ी खुश हुई और उसने अपने मंत्रों से एक झोपड़ी का निर्माण किया और अपने पति की देह को उस झोपड़ी में रखकर उस झोपड़ी को मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया, जिससे कि कोई भी जंगली जानवर आकर उसके पति की देह को ना खा सके। उसके बाद वह अपनी दासी के साथ घोड़े पर बैठकर वहां से चल पड़ी। दासी वीरावती को राजा विक्रम सिंह के राज्य में छोड़कर चली जाती है। राजा विक्रम सिंह जब अपनी बहू को देखते हैं तो दोनों पति पत्नी बिलख बिलख कर रोते हैं और अपने बेटे के बारे में पूछते हैं, तो राजकुमारी उन्हें सारा हाल कह सुनाती है। राजा रानी जो बहुत ही दुखी होते हैं और फूट फूट कर रोते हैं, पर यह जानकर थोड़े संतुष्ट होते हैं कि उनकी बहू गर्भवती है। कुछ दिनों के बाद रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा होता है। उसका नाम कुंवर विजय सिंह रखा जाता है। कुंवर विजय सिंह रोज एक जौ के बराबर लंबे और मोटे होते हैं, जो 6 वर्ष की आयु में ही बहुत ही तीव्र बुद्धि के और ताकतवर हो गए थे। देखने में लगता नहीं था कि वह 6 साल के बच्चे हैं। नगर के बच्चों के साथ जब राजकुमार खेलने जाते तो सारे बच्चे उनके साथ लड़ाई करते क्योंकि वह सब बच्चों में ज्यादा बड़े और ताकतवर दिखते थे। गिल्ली डंडा मारते तो गिल्ली बहुत दूर तक जाती थी। इस कारण बच्चे उनके साथ लड़ाई करने लग जाते कि तुम गिल्ली में डंडा मारते हो तो गिल्ली बहुत दूर चली जाती है, गुम हो जाती है, हमें मिलती नहीं है। इसलिए सब बच्चे राजकुमार के साथ झगड़ा करने लग जाते और कई बार तो इतनी लड़ाई बढ़ जाती कि बच्चे उनको बोल देते कि तेरा तो बाप भी नहीं है, तू बिन बाप का है। कुछ समय तो विजय सिंह ऐसे ही टालते रहे, पर एक दिन बाल मन पर आहत हुआ तो उन्होंने अपने दादा दादी से जाकर पूछा कि बच्चे मुझे बोलते हैं कि तू बिना बाप का है, तेरा बाप नहीं है। मेरे पिताजी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। विजय सिंह के दादा दादी विजय सिंह को समझाते हैं और बोलते हैं, अभी यह सब जानने के लिए विजय सिंह तुम छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें खुद ही बता देंगे। विजय सिंह एकांत में रहने लग गए क्योंकि उन्हें अपने सवालों के जवाब खोजने थे और सवालों के जवाब कोई नहीं देता था। वीरावती ने अपने पुत्र को इस तरह एकांत में देखा तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाया, अगर पुत्र तुम अपने पिता का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें वीर बहादुर बालक बनना पड़ेगा। उसके बाद विजय सिंह घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीर अंदाजी
और राजनीति की कुशल शिक्षा लेने लग गए। अब उनकी उम्र 12 बरस की हो चुकी थी। वो देखने में तगड़े नौजवान दिखते थे। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से जिद की, माँ अब तो मुझे बता दो मेरे पिताजी कौन हैं, उनके साथ क्या हुआ। हार कर वीरावती ने अपने पुत्र को सारी सच्चाई बता दी। कैसे उसके मामा ने षड्यंत्र करके उसके पिता की हत्या कर दी। उसके मामाओं ने मिलकर निर्दोष तुम्हारे पिता को अकेला घेर कर मार दिया। एक दासी की मदद से छुपते छुपाते अपने पेट में पल रहे बच्चे की कैसे जान बचाई। यह सुनकर विजय सिंह को बहुत क्रोध आया। उसकी भ्रकटी तन गई और मुट्ठियां भींचकर उसने कहा, माँ मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला अपने मामाओं से जरूर लूंगा। मैं अपने ननिहाल जाऊंगा और अपने मामाओं को मौत के घाट उतार कर आऊंगा। सबने विजय सिंह को बहुत समझाया पर वो नहीं माना। विजय सिंह ने अपने पिता का घोड़ा लिया जो उनके बचपन का साथी था। उस घोड़े पर सवार होकर घोड़े को एड़ लगाकर विजय सिंह चल दिए जहां पर कुंवर अजय सिंह के साथ धोखा हुआ था। उन्होंने घोड़े को एड़ मारा। घोड़ा जैसे हवा से बातें करने लगा और ठीक नरसिंह के दरवाजे पर जाकर रुका और दरबारी ने अंदर महल में जाकर बताया कि महाराज कोई बालक आया है, कह रहा है मैं राजा विक्रम सिंह का पोता और अजय सिंह का बेटा हूँ। यह सुनकर तो महल में जैसे हलचल मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी लोगों ने एकजुट बनाकर यह सोचा कि यह बालक इतनी छोटी उम्र में यहाँ आया है तो इसके अंदर जरूर हमारी बहन की तपस्या की ताकत होगी और जादुई शक्तियाँ तो वह जानती ही थी। यह सोचकर उसे मारने का उपाय वो सोचने लगे। उन दुराचारियों पर अजय सिंह की हत्या का पाप लगा था जिस कारण उनके राज्य में त्रासदी मची हुई थी और उनका धन खजाना भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा था। राजा नरसिंह भी अपने पाप कर्मों की वजह से कई रोगों से ग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़े हुए थे, परंतु उनके दुराचारी पुत्र अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। विक्रम सिंह के राज्य को हड़पने की अभी भी उनके मन में लालसा थी। सो विजय सिंह के मामाओं ने उस बालक को मारने की साजिश करना शुरू कर दिया। यह बात जो उनकी विजय सिंह की छोटी मामी को स्वीकार नहीं थी, वह देख चुकी थी। उसके नंदोई की हत्या के पाप में उस महल में कैसी त्रासदी मची हुई थी। उसने उस घर का धन दौलत नष्ट होते हुए देखा था और अब वो धीरे धीरे निर्धन और बर्बादी के कगार पर चले जा रहे थे। इसलिए वह एक अबोध बालक यानी अपने भांजे की हत्या का पाप नहीं लेना चाहते थी। उसने कहा, ऐसा मत करिए, समझा बुझाकर बच्चा है, उसे वापस भेज दीजिए। पर उसके मामाओं ने कहा, अगर तुम ज़्यादा दखल अंदाजी करोगी तो तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए छोटी मामी चुप रह गई और घर के उस कोने में चली गई जहां से आवाजें गूंजती हुई आती थी। जो जादुई शक्ति को जानता था वह उसे पहचान सकता था। वह सोचने लगी, अगर वह बालक वीरावती का बेटा है तो वह उसकी बात को जरूर सुनेगा और समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इतना सोचकर छोटी मामी उस कमरे में पहुंची जहाँ पर कुंवर विजय सिंह की माँ वीरावती रहती थी। इधर सभी मामा लोग मिलकर कुंवर विजय सिंह को मारने की तैयारी करने लगे और ऐसे दिखाने लगे कि जैसे वो अपने भांजे से बहुत प्रेम कर रहे हैं और उसकी बहुत आबोभगत कर रहे हैं। जल्दी जल्दी उन लोगों ने अपने भांजे के लिए शरबत बनाया और पानी और मीठा लेकर उसके पास गए और जलपान करने का आग्रह करने लगे। तभी विजय सिंह को एक आवाज सुनाई दी, तनिक ठहरो, तनिक ठहरो विजय सिंह, सोच समझ के कदम बढ़ाइयो। प्रेम यह सारा मोह माया है, फांस में ना फंस जाइयो। विजय सिंह समझ गए कि इसमें जरूर जहर मिलाया गया है। इतना सुनते विजय सिंह ने शरबत में जो मुंह धो लिए, हाथ मुंह और पानी उठाकर पी लिया। अब उसके साथों मामा कहने लगे, अरे बेटा यह क्या किया, शरबत से पैर हाथ क्यों धो लिए, पानी से धोने थे। तो विजय सिंह ने कहा, मामा
बहुत दूर से चलकर आया हूँ, सो थकान में मैंने देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब उसके खाने की तैयारियां करने लगे सातों मामा। तरह तरह के व्यंजन विजय सिंह के लिए बनाए गए और सोने की थाली में विजय सिंह के लिए खाना परोसा गया। मामा की थाली में लिट्टी चोखा था और विजय सिंह की थाली में जो तरह तरह के पकवान थे। मामा की थाली चांदी की थी। जब सब लोग खाना खाने बैठे तो फिर आवाज आई, तनक रुक जइयो विजय सिंह, हाथ ना लगइयो, कदम कदम पे साजिश होवे, संभल जरा रहियो। विजय सिंह समझ गए कि इसमें भी गड़बड़ है। यह सुनते विजय सिंह ने सोने की थाली एक तरफ सरका दी और अपने मामा के सामने से एक लिट्टी चोखा वाली थाली उठाकर लिट्टी चोखा खाने लग गया। मामाओं ने कहा, अरे बेटा, यह क्या किया तुमने? तुम तो हमारे भांजे हो और भांजा एक उत्तम ब्राह्मण की तरह होता है, उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है। तुम्हारे लिए सजी हुई थाली थी। तब विजय सिंह बोला, नहीं मामा, आप लोग खाइए, मुझे तो यह बहुत प्रिय है, मैं तो यह लिट्टी चोखा ही खाऊंगा। यह कहकर विजय सिंह ने खाना खा लिया। उधर उसकी मामी ने हालचाल पूछने के बहाने से उसे बातों में उलझा रखा था और सातों मामा उधर अपनी तलवार तैयार करके अपने भांजों को मारने की तैयारी करने लगे। तभी उसे छोटी मामी की पुकार सुनाई दी, बहनोई को मार पठायो, कैसो हत्या ताई, भांजा हत्या तो मामा ने तलवार सजाई। पूरब दिशा में खुली है खिड़की, लीजो कूद लगाए, मामा सारे बने हत्यारे, लीजो प्राण बचाए। इतना सुनते ही विजय सिंह ने पूरब की तरफ देखा और उसको एक खिड़की नजर आई। वह जल्दी से दौड़कर खिड़की पर खड़े हो गए और वहीं से उन्होंने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते उनका घोड़ा खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। विजय सिंह वहीं से कूदकर अपने घोड़े की पीठ पर सवार हो जाते हैं और विजय सिंह ने पहले से ही अपने घोड़े की पूंछ में एक तलवार बांध रखी थी। इतने में सारे मामा तलवार लेकर आ जाते हैं और अपने भांजे विजय सिंह को मारने के लिए और एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। वह अपने घोड़े को दौड़ाता है और घोड़ा पूंछ उठाकर ऐसे घुमाता है कि उसकी पूंछ में बंधी हुई तलवार 6 मामाओं का सर कलम कर देती है। जब 7वें मामा का कलम करने जाती है तभी 7वीं मामी आकर विजय सिंह के पैरों में गिर पड़ती है और बोलती है, नहीं विजय सिंह, ऐसा पाप मत करो। इन पापियों ने जो तुम्हारे साथ कर्म किए हैं उनकी सजा इनको मिल गई है। देखो, इनके माँ बाप अंधे और कोढ़ी हो गए हैं और इनमें से किसी का वंश भी आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी को कोई औलाद नहीं है। कृपया करके मेरे सुहाग को बख्श दो। इतना सुनकर विजय सिंह को अपनी मामी पर दया आ जाती है और वह सोचता है कि मेरे यहाँ आने पर मेरी मामी ने ही मेरी मदद की है और इसलिए वह अपनी मामी के कर्मों की वजह से अपने उस निर्दयी मामा को क्षमा कर देता है और कहता है, मुझे मेरे पिता के पास ले चलो जहाँ आप लोगों ने उन्हें मारा था। छोटा मामा कुंवर विजय सिंह को उसी वन में ले जाता है जहाँ पर उन्होंने अजय सिंह और उसके घोड़े को मारा था। वहां पहुंचकर विजय सिंह देखते हैं कि वहां पर एक झोपड़ी बनी हुई है। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो उन्हें सब मालूम हो गया कि यह झोपड़ी उनकी मां ने निर्मित की थी और उसके अंदर उसके पिता की मृतदेह को सुरक्षित रखा हुआ है। यह सब जानकर विजय सिंह झोपड़ी के अंदर जाते हैं और अपने पिता की हड्डियों को इकट्ठा करके अपने कन की उंगली को चीरकर उसमें से रक्त निकालकर अपने पिता के ऊपर छिड़क देता है, क्योंकि उसकी कन की उंगली में अमृत होता है जो उसकी माँ की जादुई ताकत से मिलता है। अमृत पाकर अजय सिंह उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पुत्र से उसका परिचय पूछते हैं। तब विजय सिंह उन्हें बताता है कि मैं विक्रम सिंह का पोता और अजय सिंह का पुत्र विजय सिंह हूँ। पिता और पुत्र एक दूसरे के गले लगते हैं और अपने राज्य को लौट आते हैं। महाराजा विक्रम सिंह पुत्र को तो खो ही चुके थे, अब पोते को खोने के दुख में वो अधमरे से हो गए थे। वह अपने पुत्र और पोते को देखकर खुशी से झूम उठते हैं
और फूले नहीं समाते। इस उम्र में भी आज उनमें बड़ी फुर्ती और शक्ति आ गई थी और वे दौड़कर अपने पुत्र और पोते को गले लगा लेते हैं। राजा विक्रम सिंह अपने पुत्र के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम संसार के सबसे बहादुर बच्चे हो। तुम ऐसे बच्चे हो जिसने अपने पिता को पुनः जीवित करके उसे उसके पिता से मिलवाया है। तुम्हारी ख्याति पूरे संसार में फैलेगी और तुम एक प्रतापी राजा बनोगे। उसके बाद राजा विक्रम ने अपने पुत्र अजय सिंह को सिंहासन पर विराजमान किया और विजय सिंह को भावी युवराज घोषित कर दिया। दोस्तों, इस तरह से कुंवर विजय सिंह ने अपने पिता की जान बचाई और उन्हें अपने पिता से मिलवाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।